हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं इसकी यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक की एक वन शॉट रिवीजन, जिसके अंदर मैं आपको पूरी यूनिट को एक ही वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा। जिन नोट्स में से मैं आपको ये वीडियो कवर करवा रहा हूँ वो सारे पेड नोट्स हैं। अगर आपको चाहिए तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम कीजिए, वहाँ से आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की सबसे वीडियो। पहले हम देखेंगे कि आपके सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको कवर करनी है। तो सबसे पहले नेचर एंड स्कोप ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई मीनिंग लॉ, इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड, मार्केट इक्विलिब्रियम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आउटले एंड परसेंटेज मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कंसेप्ट एंड मेजरमेंट, परसेंटेज मेथड। ये सारी चीजें आपको इस यूनिट के अंदर कवर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है मीनिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो नोन एज मैनेजरल इकोनॉमिक इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट अप्लाई इकोनॉमिक थ्योरी एंड क्वांटिटेटिव मेथड टू एनालाइज बिजनेस एंटरप्राइज एंड द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप ऑफ फर्म विद लेबर कैपिटल एंड प्रोडक्ट मार्केट। बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, जो कि एक इकोनॉमिक की ब्रांच है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो इकोनॉमिक की थ्योरी है और जो क्वांटिटेटिव मेथड है उनका यूज करते हैं एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को एनालाइज करने के लिए, एक बिजनेस को एनालाइज करने के लिए। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो फैक्टर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, जैसे कि लेबर हो गई, कैपिटल हो गई और प्रोडक्ट मार्केट हो गई, वो डाइवर्सिटी के साथ और फर्म के साथ उनकी क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें समझने के लिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। इट हेल्प मैनेजर मेक डिसीजन कंसर्निंग ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द फर्म्स ऑब्जेक्टिव। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका एनालिसिस एक मैनेजर की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि किस ऑप्टिमल तरीके से उसे जो रिसोर्सेज है उन्हें एलोकेट करना है, जिससे जो फर्म का ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की। बिजनेस इकोनॉमिक्स से इसका नेचर क्या होता है। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज एंड बिजनेस। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस टू फॉर्मुलेट फिजिबल मैनेजरल डिसीजन। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो क्या करती है, इकोनॉमिक की थ्योरी को बिजनेस प्रैक्टिस के साथ अलाइन कर देती है, जिससे मैनेजरल डिसीजन लेना आसान हो जाता है। सेकंड है माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन है, तो इट प्राइमरीली फोकस ऑन माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल सच एज डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड मार्केट स्ट्रक्चर। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल पर वर्क करती है, मतलब ये इंडिविजुअल फैक्टर्स को कंसीडर करती है, एज अ होल बिजनेस को नहीं देखती है। इंडिविजुअल फैक्टर में जैसे कि डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट और मार्केट स्ट्रक्चर, इन सारी चीजों का एनालिसिस करा जाता है। नेक्स्ट आता है नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव एनालिसिस, तो इट इन्वॉल्व बोथ नॉर्मेटिव एनालिसिस व्हाट आउट टू बी एंड पॉजिटिव एनालिसिस व्हाट इज टू प्रोवाइड इंसाइट इनटू डिसीजन मेकिंग। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो दोनों तरीके के एनालिसिस करती है, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव। नॉर्मेटिव एनालिसिस में क्या एनालाइज करा जाता है कि क्या चीज होनी चाहिए थी, और पॉजिटिव एनालिसिस में क्या पता चलता है कि व्हाट इट इज, मतलब अभी क्या है। तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, तो इट इज कंसर्न्ड विद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम फेस्ड बाय बिजनेस मैनेजर एंड सीक्स प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए बिजनेस के जो मैनेजर होते हैं उन्हें डिसीजन लेने में हेल्प करती है, और जो उन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन फाइंड करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग टूल, तो इट प्रोवाइड एनालिटिकल टूल एंड टेक्निक दैट एड मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग। ये मैनेजर को एक एनालिटिकल टूल और टेक्निक्स प्रोवाइड करवाती है, जिससे मैनेजर अच्छे डिसीजंस ले पाता है, जैसे कि डिमांड फोरकास्टिंग कैसी करनी है, कॉस्ट एनालिसिस, प्राइसिंग पॉलिसी, इन सारी चीजों में मैनेजर की हेल्प करती है ये बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका स्कोप क्या है आपका। तो सबसे पहला आता है स्कोप डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, प्रिडिक्टिंग कंज्यूमर डिमांड फॉर फर्म प्रोडक्ट और सर्विस यूजिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक। सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स किस चीज में डिमांड को एनालाइज करने में और फोरकास्ट करने में हेल्प करती है,
कि जो कंज्यूमर हैं हमारे उन्हें कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कौन सी सर्विस चाहिए, जिससे क्या हो वो उसी टाइप का प्रोडक्ट उन्हें प्रोवाइड करवा सके। तो इस चीज को कहा जाता है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, और वो किसकी मदद से करते हैं? इकोनॉमिक प्रिंसिपल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक की मदद से करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। तो एनालाइजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, कॉस्ट स्ट्रक्चर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन स्ट्रेटेजी। और बिजनेस इकोनॉमिक्स किस चीज में हेल्प करती है? प्रोडक्शन और कॉस्ट के एनालिसिस में हेल्प करती है कि प्रोडक्शन का प्रोसेस किस तरीके से वर्क कर रहा है, कॉस्ट का क्या स्ट्रक्चर है प्रोडक्शन के अंदर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को कैसे अचीव किया जा सकता है, और कॉस्ट मिनिमाइज किस तरीके से करी जाती है। ये सारी चीजों में भी बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट मैनेजमेंट, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट थ्रू प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, रेवेन्यू मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट फोरकास्टिंग। और बिजनेस इकोनॉमिक्स किस चीज में हेल्प करती है? आपकी प्रॉफिट को मैनेज करने में, कि हम किस तरीके से प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेट करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, रेवेन्यू को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और प्रॉफिट को फोरकास्ट करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग। तो अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एटसेट्रा एंड डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को और प्राइसिंग किस तरीके की चूज करनी है उस मार्केट के स्ट्रक्चर में, इस चीज में भी हेल्प करती है। ये हमें समझने में मदद करती है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, एक मोनोपोली मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट है, या परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट है। उसके बाद फिर हमें उस मार्केट के स्ट्रक्चर में किस तरीके की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, इन सारी चीजों में बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है रिस्क एनालिसिस एंड अनसर्टेनिटी। तो असेसिंग बिजनेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज एंड डेवलपिंग स्ट्रेटेजी टू मिटिगेट देम। बिजनेस इकोनॉमिक्स और किस चीज में हमारी हेल्प करती है? रिस्क को एनालाइज करने में और अनसर्टेनिटीज को एनालाइज करने में भी हेल्प करती है कि एक बिजनेस के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, ये असेस करवाती है, क्या क्या अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं, उस चीज में हेल्प करती है। उस और सिर्फ असेस करने में मतलब जानने में ही मदद नहीं करती, साथ में वो हमें स्ट्रेटेजीज भी डेवलप करने में हेल्प करती है, जिसकी मदद से हम उन बिजनेस रिस्क और बिजनेस अनसर्टेनिटीज को मिटिगेट कर सकें, मतलब खत्म कर सकें। नेक्स्ट आता है कैपिटल बजटिंग। तो इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन टू इंश्योर ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स कैपिटल बजटिंग में भी हेल्प करती है। किस तरीके से हेल्प करती है? जो सराउंडिंग्स में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज होती हैं उन चीज़ों को इवैल्यूएट करती है। हमें किस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर के डिसीजन लेने हैं उस चीज़ को लेने में हेल्प करती है। इससे क्या होता है, एक ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाता है, मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो पाते हैं। तो इस चीज़ में भी बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिजनेस साइकिल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन बिजनेस ऑपरेशन। लास्ट जो बताया है इसमें, और जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो किस चीज में हेल्प करती है? एक तो बिजनेस साइकिल को स्टडी करने में, कि जो बिजनेस है हमारा उसमें क्या साइकिल ऑपरेट होती है, किस तरीके से कितनी लंबी हमारी बिजनेस की साइकिल है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, फिस्कल पॉलिसी हो या मॉनेटरी पॉलिसी हो, उन सारी पॉलिसीज का हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या उसका रिजल्ट रहने वाला है, इस चीज में भी हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसकी क्या जरूरत होती है, वो उसका क्या स्कोप होता है, ये सारी चीजें आपको कवर करवा दी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई का मीनिंग, जो कि इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी में से आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिमांड क्या होती है? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। Cities perectables, the key component of demand are। डिमांड क्या होती है? गुड्स और सर्विसेज की वो क्वांटिटी जो कंज्यूमर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जिस टाइम पर देखी जा रही है डिमांड, उस टाइम पर जो कंज्यूमर है वो उनके पास विलिंग है, मतलब वो खरीदना भी चाहते हैं उतनी क्वांटिटी और वो खरीद भी सकते हैं, उस चीज को कहा जाता है डिमांड फॉर अ गुड और अ सर्विसेज। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक जो जितने भी कंज्यूमर हैं वो मिलकर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जिस टाइम पर हम डिमांड मेजर कर रहे हैं उस टाइम पर
जो कंज्यूमर्स हैं वो कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं और विलिंग टू परचेज हैं, करना भी चाहते हैं, उस चीज को कहा जाता है डिमांड। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है सेरिटीरियस पेरिसिबस, मतलब ऑल अदर थिंग बीइंग इक्वल, मतलब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएं, सिर्फ हमें यही देखना है कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो कंज्यूमर है, कितने कंज्यूमर किसी गुड्स या सर्विस को परचेज करना चाहते हैं और कर सकते हैं, उस चीज को कहा जाता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड। एक डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, वही बोला है विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय, मतलब कंज्यूमर मस्ट नॉट ओनली डिजायर द गुड और सर्विसेज बट ऑल्सो हैव द परचेजिंग पावर टू एक्वायर इट, मतलब जो कंज्यूमर है उसके पास विलिंगनेस भी होनी चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंज्यूमर किसी गुड्स को खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास उतनी परचेजिंग पावर नहीं है, तो वो चीज डिमांड नहीं कहलाएगी। डिमांड तभी कहलाएगी जब किसी कोई कंज्यूमर विल कर रहा है, मतलब डिजायर कर रहा है, वो उस प्रोडक्ट को खरीदना भी चाहता है और उसके पास उतनी परचेजिंग पावर भी है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद सके, तो वो चीज कहलाती है आपकी डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राइस रिलेशनशिप। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। एक प्रोडक्ट या सर्विस का जो प्राइस होता है उसकी उस प्रोडक्ट के या सर्विस की डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होती है और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। अब इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया, एज द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीज सेरिटियस पेरिसिबस द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि अगर एक प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस बढ़ेगा तो जो उसकी डिमांड है वो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, या फिर इसका उल्टा कह दें हम कि अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। इस चीज को कहा जाता है लॉ ऑफ डिमांड या फिर इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये हो गया आपका डिमांड और डिमांड के कंपोनेंट। नेक्स्ट है आपका सप्लाई क्या होता है, तो सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस दैट अ प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। सेरिटिस पेरिबस, इसका मतलब क्या हो गया, सप्लाई का मतलब होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो कितनी क्वांटिटी मार्केट में ऑफर कर सकते हैं सेल करने के लिए और कितनी वो करना चाहते हैं। जब ये दोनों चीजें हों, मतलब वो चाहते भी हों ऑफर करना मार्केट में, मतलब सेल करने के लिए प्रोडक्ट लिस्ट करना, और वो कर भी सकें, उस चीज को कहा जाता है आपका सप्लाई। सिर्फ चाहना कि हाँ कोई प्रोड्यूसर चाह रहा है कि वो मार्केट में सेल करे लेकिन उसकी इतनी एबिलिटी नहीं है, इतना प्रोडक्शन नहीं है कि वो उतने प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सके, तो वो चीज आपकी सप्लाई में नहीं आएगी। एक प्रोड्यूसर है वो चाहता भी है सेल करना और उसके पास इतने प्रोडक्ट भी हैं जितनी वो बिल कर रहा है, उस चीज को कहा जाएगा उस प्रोडक्ट या सर्विस की सप्लाई। ठीक है, इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सेल, तो प्रोड्यूसर मस्ट बी विलिंग to supply the goods or service at a given price and have the resources and technology necessary to produce it। एक प्रोड्यूसर की विलिंगनेस गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करने की एट अ गिवन प्राइस, एक प्राइस पर कि वो कितने गुड्स सेल करना चाहता है और कितने वो सेल कर सकता है, उस चीज को कहा जाता है विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सेल। एंड हैव द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी नेसेसरी टू प्रोड्यूस इट, और उसके पास वो सारी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज भी हैं जिससे वो उन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा फिर सेल करेगा, तो उस चीज को कहा जाता है विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सेल। सेकंड आता है प्राइस रिलेशनशिप। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड नोन एज लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे ऊपर वाले में था आपका इनवर्स रिलेशनशिप थी प्राइस की और डिमांड की, इसमें क्या होता है प्राइस और सप्लाई की डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है और इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ सप्लाई। अब डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया आपका, एज द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। अगर एक गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, ये होती है आपकी डायरेक्ट रिलेशनशिप। और अगर एक गुड्स का प्राइस कम होगा तो दूसरा उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी, ये चीज होती है आपकी डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ सप्लाई एंड प्राइस। ठीक है, और इसी को हम लॉ ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। तो ये आपका डिमांड का मीनिंग हो गया, सप्लाई का मीनिंग हो गया, डिमांड के कंपोनेंट हो गए और सप्लाई के कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अभी हमने जिन्हें शॉर्ट में पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई, उसे हम अब थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे।
सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड है आपका। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट ऑल इज being equal as the price of a goods or service increase, the quantity demanded by consumer decrease and the vice versa. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, सारी चीजें इक्वल रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी और किसी चीज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। उस टाइम पर क्या होता है, अगर एक गुड्स या सर्विस का प्राइस बढ़ता है तो जो कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड होती है वो कम हो जाती है, और इसका उल्टा होता है, अगर एक गुड्स का प्राइस कम होता है तो जो कंज्यूमर की डिमांड होती है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है। इस चीज को ही आपका कहा जाता है लॉ ऑफ डिमांड। दिस रिलेशनशिप इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। जो ये लॉ ऑफ डिमांड है इसे हम किस तरीके से शो करते हैं, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के थ्रू शो करते हैं। ये जो आपका ग्राफ बना हुआ है ये है आपका लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ। इसमें देखिए यहाँ पर इस वाली एक्सिस पर आपका प्राइसेस है, इस वाली एक्सिस पर आपकी क्वांटिटी है। जब आपका प्राइस हाई था तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड लो थी, जैसे ही आपका प्राइस थोड़ा सा लो हुआ वैसे ही आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। इस चीज को कहा जाता है लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। कन्वर्सली द लॉ ऑफ सप्लाई assert that all is being equal as the price of a goods or service rise, the quantity demanded by producer also increase and the price for the quantity supplied decrease। क्या बोला है, ये ऊपर वाले का उल्टा है। मतलब इसमें क्या होता है, अगर एक गुड्स या सर्विस का प्राइस बढ़ता है तो जो प्रोड्यूसर है उसकी सप्लाई भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और अगर एक कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो जो प्रोड्यूसर है उसकी सप्लाई भी कम कर देता है। इस चीज को कहा जाता है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। दिस रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय एन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। अब अगर ये ऊपर वाले का उल्टा है तो इसका कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व होता है। मतलब देखिए जब आपका प्राइस ज्यादा था तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी ज्यादा थी, क्वांटिटी सप्लाइड भी ज्यादा थी। जैसे ही आपका प्राइस कम हुआ आपने सप्लाई भी कम कर दी, ये कहलाता है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की। इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड एंड सप्लाई क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई का क्या मतलब होता है। इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस दैट अ सिंगल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू बाय और सेल एट वेरियस प्राइसेस। इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड को समझते हैं। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, वो क्वांटिटी जो कि सिर्फ एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइसेस लेवल पर कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकता है। मतलब अगर किसी कमोडिटी कोई गुड्स का प्राइस 100 रुपए है तो एक कंज्यूमर जो है वो कितने गुड्स को खरीद सकता है, और अगर वहीं उस गुड्स का प्राइस 50 रुपए है तो वो कितने गुड्स को खरीदेगा, वो चीज कहलाती है आपकी इंडिविजुअल डिमांड। और ऐसे ही इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक प्राइस लेवल पर एक जो प्रोड्यूसर है वो कितने गुड्स सप्लाई करेगा, उसे कहा जाता है आपका इंडिविजुअल सप्लाई। मतलब अगर 100 रुपए का गुड्स है तो एक प्रोड्यूसर 100 रुपए के कितने गुड्स सप्लाई कर सकता है या करेगा, उस चीज को कहा जाता है इंडिविजुअल सप्लाई। और अगर कंज्यूमर कितने परचेज करेगा ये देखा जाए तो उस चीज को कहा जाता है इंडिविजुअल डिमांड। एक सिंगल कस्टमर की यहाँ बात हो रही है या सिंगल सप्लायर की बात हो रही है तो उस चीज को इंडिविजुअल कहा जाता है। दूसरा आता है हमारा मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। तो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई रेफर्स टू द एग्रीगेट क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विस दैट ऑल कंज्यूमर and producer are willing and able to buy or sell at various price within a specific market। मार्केट डिमांड का आप समझिएगा होंगे, इसमें क्या होता है, मार्केट डिमांड के अंदर एक मार्केट के अंदर मतलब एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो कस्टमर हैं वो कितनी टोटल क्वांटिटी को खरीद सकते हैं अलग अलग प्राइसेस लेवल पर, उस चीज को कहा जाता है मार्केट डिमांड। और उसी स्पेसिफिक एरिया में या एक किसी और स्पेसिफिक एरिया में जो प्रोड्यूसर है वो अलग अलग प्राइसेस लेवल पर कितने एग्रीगेट क्वांटिटी में गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं या विलिंग टू सप्लाई है, उस चीज को कहा जाता है आपका मार्केट सप्लाई। ठीक है, दोनों सेम ही है, मीनिंग दोनों में सेम है, बस एक के अंदर इंडिविजुअल कस्टमर की बात हो रही है और दूसरे के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जितने भी कस्टमर हैं या सप्लायर हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। कि डिमांड और सप्लाई के जो कर्व होते हैं उनमें कई बार मूवमेंट होती है और कई बार शिफ्टिंग होती है। तो कब हम कहेंगे कि डिमांड या सप्लाई कर्व में मूवमेंट हुई है और कब हम कहेंगे डिमांड या सप्लाई कर्व में शिफ्टिंग हुई है, उस चीज को देखना है। सबसे पहले देखिए मूवमेंट की बात है। अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड और सप्लाई कर्व ऑकर इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड्स और सर्विस व्हाइल ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। एक डिमांड या सप्लाई कर्व में जो मूवमेंट होती है वो किस रीजन की वजह से होती है, प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड या सप्लाई कर्व में मूवमेंट होती है। अब वो चाहे अपवर्ड मूवमेंट हो या डाउनवर्ड मूवमेंट हो, अगर मूवमेंट हो रही है तो उसका रीजन क्या होता है, प्राइस में चेंज आना उसका रीजन होता है। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी और किसी चीज में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड या सप्लाई कर्व में आपकी मूवमेंट होती है। एग्जाम्पल दिया है, अ डिक्रीज इन प्राइस लीड टू अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व रिजल्टिंग द हायर क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखिए यहाँ पर आपको दो ग्राफ भी बताए गए हैं, ये मूवमेंट वाला हमें देखना है, शिफ्ट वाला हम दूसरे में देखेंगे। मूवमेंट में देखिए ये आपको एक ग्राफ दे रखा है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इस पर हमारा प्राइस रहता है, इस पर हमारी क्वांटिटी रहती है। ये है हमारा मान लीजिए सप्लाई कर्व या डिमांड कर्व, जो भी आप मानना है। एक मान लीजिए कुछ है, या तो डिमांड मान लेते हैं, डिमांड कर्व है। अब देखिए जब हमारा प्राइस इतना था, ये वैसे अपवर्ड स्लोपिंग है, ये आपका सप्लाई कर्व माना जाएगा, ठीक है। अब जब हमारा प्राइस इतना था तो इसमें आपकी सप्लाई इतनी थी, ठीक है। जैसे ही हमारा प्राइस बढ़ा वैसे ही सप्लायर ने क्या करा, सप्लाई भी बढ़ा दी। तो ये जो आपकी मूवमेंट हुई, पहले यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहे थे, अब ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसे कहा जाएगा अपवर्ड मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। क्या कहा जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट इन सप्लाई कर्व, ठीक है। ये यहाँ पर आपको जो मूवमेंट का दूसरा दिया है वो ये डिमांड का यहाँ पर दिया है, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपका डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब देखिए इसमें जब आपका प्राइस हाई था तो आपकी डिमांड यहाँ पर कम थी, जैसे ही प्राइस लो हुआ आपकी क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। तो आपकी मूवमेंट कैसी हुई, ये हुई आपकी डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है, जिसमें क्या हुआ है, डिमांड कर्व के अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट आई है। ये हो गया आपका मूवमेंट का कंसेप्ट कि मूवमेंट इन डिमांड कर्व और मूवमेंट इन सप्लाई कर्व कब कब होती है। नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो अ शिफ्ट इन द डिमांड और सप्लाई कर्व ऑकर ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। जब प्राइस में चेंज ना आए, प्राइस हमारा कांस्टेंट रहे, बाकी जितने भी फैक्टर होते हैं, चाहे वो लेबर हो, इनकम हो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो, कंज्यूमर की प्रेफरेंस हो, डिमांड हो, टेक्नोलॉजी हो, इनपुट कॉस्ट हो, ये सारी चीजों में चेंज आए और उसकी वजह से जो चेंज आता है डिमांड या सप्लाई कर्व में, उस चीज को कहा जाता है आपका शिफ्ट इन डिमांड और सप्लाई कर्व। प्राइस आपका सेम रहेगा, प्राइस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसके अलावा बाकी जो और भी फैक्टर होते हैं जितने भी, उनमें से किसी फैक्टर में अगर चेंज आता है तो उससे क्या होता है, आपके डिमांड या सप्लाई कर्व में शिफ्ट होता है, डिमांड या सप्लाई कर्व। देखिए इसका, दीज शिफ्ट इंडिकेट चेंज इन एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। और इस शिफ्ट होने से क्या होता है, जो आपकी प्राइस और क्वांटिटी की रिलेशनशिप होती है उसमें पूरी तरीके से चेंज आ जाता है। एग्जाम्पल दिया आपको, एन इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम कैन शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द राइट। अगर एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, डिमांड कर्व आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, इंडिकेटिंग हायर क्वांटिटी डिमांडेड एट एवरी प्राइस लेवल। इसका क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि एक कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ रही है तो वो क्या करेगा, ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर सकता है, इससे आपकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो आपका जो डिमांड कर्व है वो आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। देखिए ये आपको नीचे दिया है डिमांड कर्व की शिफ्टिंग, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, यहाँ पर आपका प्राइस है, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी है। प्राइस हमारा दोनों लेवल पर देखिए सेम है, ये प्राइस का लेवल है। इनकम में चेंज आया, पहले इनकम पर कोई पर्सन इतने गुड्स खरीद रहा था ये वाले, जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी उसने अपनी क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा दिया तो आपका डिमांड ये हो गई। तो इससे क्या हुआ, पहले जो ये डिमांड कर्व ये वाला था वो राइट साइड में शिफ्ट होकर ये वाला हो गया, ये होता है आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व का भी देख लीजिए, ये वाई की एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। सप्लाई कर्व में भी हमारी देखिए प्राइस का लेवल सेम है। अब इसमें हम उल्टा सिनेरियो ले लेते हैं, मान लेते हैं कंज्यूमर की इनकम कम हो गई
तो इससे क्या होगा, पहले जो कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा थी, इतने गुड्स वो सब प्रोड्यूसर की, हाँ, आप वैसे अगर सप्लाई है तो हम प्रोड्यूसर का देखेंगे, प्रोड्यूसर की इनकम कम हो गई। तो जब प्रोड्यूसर की इनकम ज़्यादा थी, तो वो इतने गुड्स सप्लाई कर रहा था, जैसे ही उसकी इनकम कम हुई, उसने इतने गुड्स सप्लाई करने शुरू कर दिए। तो इससे क्या हुआ, सप्लाई ने शिफ्ट इन सप्लाई कर्व हुआ है, और आपका जो सप्लाई कर्व है जो पहले ये वाला था, वो अब शिफ्ट होकर ये वाला हो गया। तो ये कहलाता है आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, ठीक है, या लेफ्टवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व। ये हो गया आपका चेंज और शिफ्ट इन सप्लाई और डिमांड कर्व, और मूवमेंट इन सप्लाई और डिमांड कर्व। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? मार्केट इक्विलिब्रियम occurs when the quantity demanded by consumer equal the quantity supplied by producer at a particular price level। किसी एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर जब कंज्यूमर जितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, प्रोड्यूसर भी उतनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, उस लेवल को हम क्या कहते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में, जब डिमांड इक्वल सप्लाई होती है तो उस चीज को मार्केट इक्विलिब्रियम कहा जाता है, बट एट अ पर्टिकुलर प्राइस लेवल। At equilibrium, there is no tendency for price to change because neither buyer nor seller have incentive to deviate from the prevailing market price। इस लेवल पर क्या होता है, आपका प्राइस बहुत कम चेंज होता है, क्योंकि ना तो बायर के पास टेंडेंसी होती है और ना ही सेलर के पास टेंडेंसी होती है, इंसेंटिव होते हैं कि वो इस चीज से डेविएट हो सके, मतलब इस चीज के अलावा कोई और अल्टरनेटिव चूज कर सके, क्योंकि जितनी बायर को डिमांड है उतनी ही सेलर के पास सप्लाई होती है। ग्राफिकल इक्विलिब्रियम इज वेयर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट। अगर हम ग्राफ की उसमें देखें कि मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है, तो जब डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो जो हमारा पॉइंट होता है वही हमारा कहलाता है मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ठीक है। अब इसमें एक टर्म होती है सरप्लस, ऑकर व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड द क्वांटिटी डिमांडेड एट अ गिवन प्राइस। सरप्लस हम कब कहते हैं कि मार्केट सरप्लस है? तो जब क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा हो और क्वांटिटी डिमांड कम हो, तो उससे क्या हो जाता है? सरप्लस हो जाता है। दिस यूजुअली लीड्स टू डाउनवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस अंटिल इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। और सरप्लस के केस में क्या होता है, जो हमारा प्राइस होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है जब तक वो इक्विलिब्रियम के लेवल पर नहीं आ जाता है। शॉर्टेज क्या होती है? शॉर्टेज ऑकर व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड द क्वांटिटी सप्लाइड। शॉर्टेज इसका उल्टा होता है, जब हमारी डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो उस कंडीशन को हम कह देते हैं शॉर्टेज। दिस टिपिकली रिजल्ट इन अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस अंटिल इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। और शॉर्टेज के केस में क्या होता है, जो आपका प्राइस होता है उसके ऊपर अपवर्ड प्रेशर होता है, मतलब आपका प्राइस बढ़ने लगता है, तो जब तक वो इक्विलिब्रियम के लेवल तक नहीं आ जाता, तो इस चीज को कहा जाता है सरप्लस एंड शॉर्टेज, ठीक है। अब देखिए, आपको ये इन तीनों की क्या दिखा रखी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रखी है। वाई एक्सिस पर आपका प्राइस आ गया, एक्स एक्सिस पर यहाँ पर आपकी क्वांटिटी है ये, ठीक है। तो देखिए, ये आपका सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है। इस पॉइंट पर जहां पर ये टकरा रहे हैं, ये कहलाता है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ठीक है। ये था आपका मार्केट इक्विलिब्रियम का इतना सा कंसेप्ट है, इसमें इतनी ही चीज आपको पूछी जाएगी। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Elasticity of demand measure the responsiveness of quantity demanded of a goods or service to change in its price, income or the price of related good। Elasticity of demand का मतलब क्या होता है? ये मेजर करता है कि किसी भी गुड्स या सर्विस की क्वांटिटी की डिमांड में कितना चेंज आएगा अगर उसके प्राइस में चेंज आ जाए, उसके कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ जाए, या फिर जो उससे रिलेटेड गुड्स है उसके प्राइस में कोई चेंज आए, तो जो पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस है उसकी डिमांड में कितना चेंज आएगा, उस चीज को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब अगर कोई एक कमोडिटी है, 100 क्वांटिटी डिमांड हो रही है उसकी, अगर उस कमोडिटी का प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ या कम हो जाए, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी। और अगर उस कमोडिटी से मिलता जुलता कोई गुड्स है, उसकी डिमांड या कम, उसका प्राइस कम या ज्यादा हो जाए, तो इस कमोडिटी की जो डिमांड है उसमें कितना चेंज आएगा, उस चीज को जो मेजर करता है वो कहलाता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीन तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
तीन होती हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, पहला है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स और सर्विस टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस सेरिटिसेस पेरिसिबल्स एज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड में कितना चेंज आता है, उस चीज को जो मेजर करा जाता है वो कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन इस चीज में एक अजम्पशन मानी जाती है कि जो बाकी सारी चीजें रहेंगी, जितने और फैक्टर हैं वो सारे कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, उस चीज को कहा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड हमारी तीन तरीके की होती है। एक होती है इलास्टिक डिमांड, एक इनइलास्टिक डिमांड और एक यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड क्या होती है? जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 1 से ज्यादा निकल कर आए, मतलब जो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, अगर वो 1 से ज्यादा वैल्यू निकल के आ रही है तो वो कहलाती है हमारी इलास्टिक डिमांड। दिस मीन्स दैट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब क्या होता है? अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 1 से ज्यादा है तो उसका मतलब होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज हुआ है, जितना प्राइस में चेंज हुआ है उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज आया है। इन अदर वर्ड कंज्यूमर आर रिलेटिवली रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज। और इसका हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो कंज्यूमर है वो हमारा कुछ कुछ रिस्पॉन्सिव है, किसका? प्राइस में चेंज आने की वजह से वो डिमांड चेंज करता है। इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है? जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से कम हो लेकिन 0 से ज्यादा हो, उस चीज को कहा जाता है इनइलास्टिक डिमांड। दिस मीन्स दैट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब परसेंटेज प्राइस के चेंज होने की कंपैरिजन में क्वांटिटी में कम चेंज आया है, उस चीज को कहा जाता है इनइलास्टिक डिमांड। इन अदर वर्ड कंज्यूमर आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज नहीं करता है ज्यादा। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होती है? जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 के इक्वल आ जाए तो उसे कहा जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। दिस मीन्स दैट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी चेंज इन क्वांटिटी है वो किसके बराबर है? प्राइस के चेंज होने के बराबर है। मतलब जितना परसेंट हमने प्राइस में चेंज करा है उतनी ही परसेंट हमारी डिमांड में भी चेंज आया है, उस चीज को कहा जाता है आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, सेकंड तरीके की इलास्टिसिटी थी हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स और सर्विस टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करती है कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, उस चीज को कहा जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, इसके भी तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी का पहला आता है नॉर्मल गुड्स के केस में, दूसरा आता है इंफीरियर गुड्स के केस में। नॉर्मल गुड्स के केस में अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम YED से शो करते हैं। अगर ये 1 से ज्यादा है, दीज गुड्स हैव अ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी मीनिंग दैट इनकम इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो इंक्रीज। अगर किसी गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा निकल के आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है और इनकम के बढ़ने की वजह से उस गुड्स की डिमांड में भी चेंज आता है। वो इसका ये कंक्लूजन हो जाता है, तो वो हमारा कैसा गुड्स हो जाता है? नॉर्मल गुड्स हो जाते हैं। अगर YED हमारी 1 से कम निकल के आती है तो दीज आर नेसेसिटी विद पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी बट लेस देन 1। YED अगर किसी गुड्स की 1 से कम है तो इसका मतलब है वो जो गुड्स है वो हमारे लिए नेसेसिटी है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है, लेकिन 1 से कम है, जिसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन डिमांड लेस देन प्रोपोर्शनली विद इनकम। मतलब इनकम में इतना चेंज नहीं आया जितना चेंज हमारा डिमांड में आ गया है, तो उस चीज को कहा जाता है नेसेसिटी गुड्स। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है? जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 0 से कम होती है। दीज गुड्स हैव अ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। इनकी इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है, जिसका मतलब क्या है
दैट एज इनकम इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, मतलब इनकम बढ़ने की वजह से उनकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। इनके इसमें होता है ये चीप गुड्स रिप्लेस्ड बाय एक्सपेंसिव गुड्स, मतलब अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, सस्ते गुड्स होते हैं उन्हें खरीदना कम कर देता है और महंगे गुड्स खरीदने लगता है। तो जो सस्ते गुड्स हैं उनकी जो डिमांड कम हो जाती है इनकम बढ़ने की वजह से, तो वो आपकी नेगेटिव इलास्टिसिटी बन जाती है। ठीक है, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्या करेंगे, वो आपको इनकम इलास्टिसिटी बता देंगे कि इतनी इनकम इलास्टिसिटी है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा किस टाइप का गुड्स है। इस टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप की जो इलास्टिसिटी थी हमारी वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स और सर्विस टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड गुड्स और सर्विस चैरिटीज पेरिबस। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है कि दूसरे जो मिलता जुलता हमारा रिलेटेड गुड्स है उसकी प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारे गुड्स की क्वांटिटी में क्या चेंज आया है, डिमांड में क्या चेंज आया है, उस चीज को जो मेजर करता है उसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। मतलब जो हमारा रिलेटेड गुड्स है उसके प्राइस में चेंज आया, उसकी वजह से हमारी डिमांड में जो चेंज आता है उसे कहा जाता है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसका फॉर्मूला इसे हम XED से शो करते हैं। फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स X अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स B। ठीक है, अब ये जो आपके क्रॉस इलास्टिसिटी होती है इसको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और अनरिलेटेड गुड्स। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उनकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो ग्रेटर देन जीरो होती है। These goods have a positive cross elasticity, meaning that as the price of one goods increase, the demand for another goods also increase। क्या मतलब है, जिसकी क्रॉस इलास्टिसिटी 1 से 0 से ज्यादा है वो कहलाते हैं पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, और इसका मतलब होता है कि जो एक गुड्स के प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। मतलब अगर हमने अपने गुड्स के प्राइस बढ़ा दिए तो जो दूसरा वाला है वो गुड्स अब सस्ते रह जाएगा, जो हमसे मिलता जुलता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि उसके प्राइसेस अब भी लो हैं। वो कहलाते हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जिसकी क्रॉस इलास्टिसिटी 0 से छोटी होती है। दीज गुड्स हैव नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। इन गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। मीनिंग दैट एज प्राइस ऑफ वन गुड्स इंक्रीज द डिमांड फॉर अदर गुड्स डिक्रीज। क्या बोला है, इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी की नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है मतलब अगर एक गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो जो दूसरा गुड्स है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, वो कहलाते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कि प्रिंटर एंड प्रिंटर इंक, अगर प्रिंटर का प्राइस बढ़ जाएगा तो प्रिंटर इंक की डिमांड कम हो जाएगी। थर्ड होते हैं अनरिलेटेड गुड्स। इसके केस में क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी हमारी जीरो के बराबर होती है। These goods have zero cross elasticity, meaning that change in price of one goods have no effect on demand of other goods। इसके अंदर क्या होता है कि एक गुड्स की प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरे गुड्स की डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कहलाते हैं आपके अनरिलेटेड गुड्स, और उनकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो जीरो के बराबर होती है। ठीक है, ये आपकी तीनों तरीके की क्रॉस इलास्टिसिटी हो, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। जो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसे मेजर करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आउटले मेथड, एक होता है परसेंटेज मेथड। द आउटले मेथड मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय एग्जामिनिंग द टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन गुड्स और सर्विस व्हेन इट्स प्राइस चेंज। जो आउटले मेथड है वो किस तरीके से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करता है कि उस गुड्स या सर्विस के प्राइस में चेंज आने की वजह से उस पर टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया है उसके बेसिस पर जो मेजर करे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसे कहा जाता है आउटले मेथड। इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है आपका, परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि प्राइस चेंज होने के कंपैरिजन में उसके एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया है उस चीज को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय आउटले मेथड। परसेंटेज मेथड में क्या होता है, द परसेंटेज मेथड मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। परसेंटेज मेथड के अंदर जो प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करी जाती है वो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके करी जाती है, विच इज मोर प्रिसाइज अप्रोच कंपेयर टू ट्रेडिशनल फॉर्मूला। और इसके अंदर क्या फॉर्मूला होता है आपका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। की प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आया उसे मेजर करते हैं परसेंटेज मेथड की मदद से। ठीक है,
यहाँ पर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इट इंडिकेट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू 1% चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बताता है कि 1% प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आता है, उस चीज को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की मदद से मेजर करा जाता है। A higher elasticity of supply indicate that producer can rapidly increase or decrease their production in response to price change। अगर जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो आपकी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जो सप्लायर है वो अपना प्रोडक्शन जल्दी या धीरे चेंज कर सकता है, जैसा भी करना हो प्राइस में चेंज आने की वजह से। While a lower elasticity suggests that producer are less responsive to price change। लेकिन वहीं अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम है तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस में चेंज आए या ना आए, प्रोड्यूसर किसी भी तरीके का सप्लाई में चेंज नहीं करता है, उसका मतलब ये हो जाता है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैसे मेजर करा जाता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि प्राइस में चेंज आने की वजह से सप्लाई में क्या चेंज आता है, उस चीज को कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसको भी मेजर करने का एक ही तरीका होता है, द परसेंटेज मेथड ऑल्सो नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसे भी मिड पॉइंट फॉर्मूला कहा जाता है। इज कॉमनली यूज टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दिस मेथड इज प्रेफर्ड बिकॉज इट्स प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट मेजरमेंट कंपेयर टू ट्रेडिशनल फॉर्मूला। पहले कोई ट्रेडिशनल फॉर्मूला होता था, उसे रिप्लेस करके इस मेथड को यूज किया जाने लगा है क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट प्रोवाइड करवाता है। फॉर्मूला क्या है? वही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की? इलास्टिक सप्लाई कब कहलाती है? जब जो हमारी इलास्टिसिटी इस फॉर्मूले से निकल कर आए वो 1 से ज्यादा हो, तो वो कहलाती है आपकी इलास्टिक सप्लाई। मतलब प्रोड्यूसर आर हाईली रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस में चेंज आने की वजह से प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को चेंज बहुत जल्दी कर देता है। A small increase in price leads to proportional larger increase in quantity supply। मतलब अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो उसकी सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। सेकेंड इंटरप्रिटेशन है इन इलास्टिक सप्लाई। ये कब होती है? जो हमारी इलास्टिसिटी हो 1 से कम हो और 0 से ज्यादा हो, उसे कहा जाता है इन इलास्टिक सप्लाई। मतलब प्रोड्यूसर आर लेस रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज, चेंज इन प्राइस लीड टू स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। इसका मतलब होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, प्राइस में चेंज आए या ना आए उसकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता है, वो चीज कहलाती है आपकी इन इलास्टिक सप्लाई। थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। जब इलास्टिसिटी हमारी 1 के बराबर हो, मतलब प्रोड्यूसर इंक्रीज और डिक्रीज क्वांटिटी सप्लाई इन प्रोपोर्शन टू प्राइस चेंज। इसका मतलब होता है कि प्राइस में जितना परसेंटेज का चेंज आता है उतना ही परसेंटेज का चेंज प्रोड्यूसर की सप्लाई में आ जाता है, उस चीज को कहा जाता है उस केस में यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट भी खत्म हो जाता है और इसी के साथ आपकी ये यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।